पीएम ने गोरखपुर में वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। गीता प्रेस के समारोह में बोले, यह ट्रस्ट नहीं आस्था है, घर घर में पहुंचाई संस्कृति। पीएम ने रायपुर से कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट का फैसला रखा कायम, 2 साल की सजा बरकरार। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में 3 रेल अफसर अरेस्ट, सीबीआई ने किया था गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज। यौन शोषण मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को कोर्ट ने किया तलब, सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी समन जारी। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को, 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर हो सकती है लैंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। देश की बात में आगे बढ़ेंगे और खबर दिल्ली से है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है। प्रभारी आपको बता दें, प्रहलाद जोशी को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को बनाया गया है मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर बने हैं तेलंगाना के चुनाव प्रभारी। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है बीजेपी ने। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात अगली खबर की। देश का किसान बेहाल है। खेतों से अनाज निकालकर सरकारी क्रय विक्रय गोदामों में बेचना है तो पहले 200 रुपए का क्विंटल रिश्वत राशि देनी होगी। किसानों को अपना अनाज बेचना है तो देनी होगी दक्षिणा। ऐसा ही एक मामला के न्यूज इंडिया के सामने आया है, जिसमें तपती धूप के अंदर अनाज निकालकर बेचने गए किसान से क्रय विक्रय गोदाम पर वहां कार्यरत सुरेंद्र ठेकेदार ने 1500 रुपए की रिश्वत की राशि मांगी है। किसान ने पहले तो रिश्वत देने से साफ मना कर दिया, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि रिश्वत नहीं तो काम भी नहीं। इसकी सूचना मिलने पर जब के न्यूज का कैमरा पहुंचा क्रय विक्रय गोदाम भाटी वार्ड, तो कैमरा देखकर ठेकेदार के हाथ पैर फूल गए। आपको बता दें, कैमरे के सामने किसान के पैसे वापस लौटाए। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इसी महीने 15 तारीख तक किसान अपना अनाज बेचने के लिए गोदामों पर जाएंगे। संभव है जब इस तरह की लूट एक गोदाम पर है तो बाकी गोदामों का क्या हाल होगा। उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में, वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ, मैं जानना ये चाहता हूँ नाम की तरह नहीं, पैसा लेने का किस तरीके, आप किस उसका लेने का तरीका क्या आपका? ये कचरा तोला साथ में, वो अलग बात है कचरे की। मैं जानना ये चाहता हूँ। देश की बात में अगली खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें, 9 जुलाई तक प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने मानसून एक्टिव रहने की जताई है आशंका। इस बीच 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी किया गया है। आपको बता दें, 40 से 50 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। बदलते मौसम से तापमान में गिरावट भी आएगी। 24 घंटे में राज्य के 20 जिलों में 5.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तरी हरियाणा के पंचकुला अंबाला ये वो शहर हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है।
गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो 9 जुलाई तक प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने मानसून एक्टिव रहने की आशंका जताई है। अगली खबर पलवल से है। स्पा सेंटर और ओयो होटल में छापेमारी की गई है। देह व्यापार को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 2 युवक और 7 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई हैं। तो देह व्यापार को लेकर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्पा और ओयो संचालक की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान 2 युवक और 7 लड़कियां मिली हैं। स्पा और ओयो संचालकों की गिरफ्तारी की गई है। काफी लंबे समय से देह व्यापार का ये गोरख धंधा चल रहा था। तो डीएसपी ने लगातार जारी की है कार्रवाई। डीएसपी ने कहा है लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। पलवल से यह अहम खबर, स्पा सेंटर और ओयो होटल में छापेमारी की गई है। देह व्यापार को लेकर यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। 2 युवक और 7 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं। मामला ये है कि हमारे पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन अनुसार लगातार छापेमारी की जा रही है कि अवैध काम कोई भी ना करे। और इस संबंध में आज पलवल में हमने छापा मारा तो उसमें 3 लेडीज़ मीरा, नीलम, ज्योति और एक जेंट्स इसमें सपा सेंटर में मिले हैं। जो अवैध देह व्यापार का काम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई आगे चल रही है, तफ्तीश जारी है। इसी प्रकार होटल के अंदर राज गेस्ट हाउस है, उसमें भी डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा छापा मारा गया था। उसमें भी 2 लेडीज़ एक जेंट्स रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, उनका भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां स्टेट विजिलेंस टीम ने मार्केट कमेटी के कर्मचारी को 30,000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यमुनानगर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छछरौली अनाज मंडी मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। स्टेट विजिलेंस की टीम ने यह कार्रवाई प्रताप नगर के आड़ती गुरचांद की शिकायत पर की है। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया है कि ऑक्शन रिकॉर्डर मलकीत आड़ती से लाइसेंस रेवेन्यू के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 30,000 रुपए में डील फाइनल हुई। बता दें कि छछरौली मार्केट कमेटी के अधिकारियों को खारवन और प्रताप नगर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि इसमें और कौन कौन अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। गुरचांद यहाँ उसमें दफ्तर में आया मेरे और बोला भी मैंने ऐसे अपना आड़ती लाइसेंस रिन्यूअल कराना है और मेरा लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में मलकीत 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, लेकिन सेट मेरी 30,000 रुपये हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो उसको साथ लेके एफआईआर दर्ज करा के उसको साथ लेके जसरौली के और 30,000 रुपये का उसको गिरफ्तार किया मलकीत को। मलकीत की डेजिग्नेशन क्या है? ऑक्शन रिकॉर्डर। ऑक्शन रिकॉर्डर किस विभाग? ये मार्केट कमेटी छछरौली। की बात में अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश 13 साल से फरार चल रहे थे। दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी था। दोनों को वल्लभगढ़ सेक्टर 3 से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर अलग अलग थानों में लूट, फिरौती समेत तमाम संगीन धाराओं में 15-15 मुकदमे दर्ज हैं। ₹50,000 के 2 मोस्ट वांटेड बदमाश जो पिछले 13 साल से वांटेड थे फरीदाबाद पुलिस को, और जिन पे डीजीपी हरियाणा साहब की तरफ से 50,000 रुपये का 50,000 रुपये दोनों के ऊपर इनाम था, उनको गिरफ्तार करने के अंदर कामयाबी हासिल की है। जो दोनों आरोपी हैं जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हिमांशु और जंगली नाथू कॉलोनी वल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला है। और जो दूसरा आरोपी है मनोज और बिल्ला, जो पहला आरोपी हिमांशु है उसका भाई है। दोनों भाई हैं और वल्लभगढ़ के पीछे से रहने वाले हैं और पिछले 13 सालों से फरार चल रहे थे।
दोनों के खिलाफ फरीदाबाद के अंदर 14 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे, और 5 केसेस के अंदर इनकी गिरफ्तारी थी, बाकी आज तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो इनको जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 है, सब इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश की जो टीम है उनने, और एसआई ईश्वर जो उसी टीम के अंदर क्राइम ब्रांच 65 के अंदर ही पोस्टेड है, इनकी टीम ने मिल करके इनको गिरफ्तार किया है। और अभी इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जितने भी केसेस हैं उनके अंदर इंटरव्यू करके और जो रिकवरीज हैं वो की जाएंगी। अगली खबर पलवल से है। वेश्या को अपनी पत्नी बना 8 माह तक साथ रखकर पति द्वारा हत्या कर सूटकेस में 100 को रख पलवल ले जाकर छाता उत्तर प्रदेश के नाले में फेंकने के मामले को पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। शराब के नशे में पत्नी से हुई मामूली कहासुनी को लेकर आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया था। डीएसपी ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर के 2 आरोपी हेमंत और उसका साथी ललित फर्जी कॉल सेंटर के मामले में पुलिस गिरफ्त में है। दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज होने के चलते वहां की पुलिस को भी जिला पुलिस द्वारा अवगत करा दिया गया है। ये पलवल द्वारा 3 रात को एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें हमने जो महिला था उसको जुडिशियल भेज दिया गया था और जो 2 लड़के थे उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया था, जिसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम और शामिल आया है जो हेमंत वर्मा है, जो कृष्णा कॉलोनी पलवल का रहने वाला है। उसने अब बताया कि हमने जो इस फर्जी वाले पैसे लोगों से इकट्ठा करते थे, उस पैसे से हमने 8,28,000 रुपये लोगों से खातों में डलवाए हैं, जिसमें से ललित कुमार ने उस पैसे में से एक स्कॉर्पियो गाड़ी फाइनेंस कराई हुई थी, जिसको ये कहीं आने जाने में इस्तेमाल करते थे। हेमंत कुमार से पूछताछ में और बताया कि उसने रानी नाम की एक लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी, उससे ये प्यार करता था, उससे इसने पलवल में लाके कोर्ट मैरिज कर ली थी, अपने घर में उसके साथ रहता था। किसी कारण रात को उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, शराब पीकर इसने रानी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इसने ये जानकारी उसी समय अपने मम्मी और पापा को बताई, जो उसके मम्मी पापा ने अगले दिन इस लड़की की डेड बॉडी को तीनों ने मिलकर सूटकेस में डालकर अपने जीजा ललित के घर लेके गए और उसकी गाड़ी में डालकर रात्रि के समय छाता मथुरा में जाकर नाले के अंदर फेंक दी गई। जो इन्होंने अपना ये जुर्म कबूल किया है, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो सीआईए पलवल द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इसकी जानकारी छाता पुलिस से भी ली गई, जो ये बात बिल्कुल सत्य पाएगी कि वहाँ। अगली खबर यमुनानगर से है। एक परिवार पर बार बार हो रहे हमले और पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट गांव नाहरपुर के पीड़ित परिवार ने एक बार फिर प्रशासन से इच्छा मृत्यु देने की गुहार लगाई है। बता दें कि गांव नाहरपुर के पीड़ित का कहना है कि शुक्रवार सुबह दुकान के सामने से कबाड़ हटाने को लेकर उस पर और उसकी पत्नी पर दूसरे पक्ष ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान भी पड़ गए हैं। गौरतलब है कि पीड़ित का रविदास मंदिर कमेटी के सदस्यों से मंदिर के पिछले 3 वर्ष के हिसाब किताब को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें उसने 9 आरोपियों के खिलाफ जनवरी को जठलाना पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया था, जिसमें 2 आरोपी जमानत पर और 1 अग्रिम जमानत पर है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों का पहले भी झगड़ा हुआ है, जिसका केस भी दर्ज है। आज मनोज ने फिर अपने परिवार पर हमले की शिकायत दी है, जिसकी जांच जारी है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय यमुनानगर हरियाणा में बिजली की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता की गई। अंबाला लोकसभा के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने साझा प्रेस वार्ता में हरियाणा में बिजली को लेकर बताया कि हरियाणा में बिजली की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इन समस्याओं की तरफ 9 साल से न तो बीजेपी की खट्टर सरकार ध्यान दे रही है और न ही इससे पहले की कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने ध्यान दिया है। जिला अध्यक्ष गगनदीप सिंह ने हरियाणा की जनता से 9 जुलाई को सेक्टर 5 इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम में पहुंचने की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी का नारा है ना कट ना बिल, यानी 24 घंटे फ्री बिजली। हमारे नेता आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आगामी रविवार को 9 जुलाई को दोपहर को 2 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकूला पहुंच रहे हैं
और बिजली आंदोलन की हम आम आदमी पार्टी शुरुआत करेंगे हरियाणा में। हमारा जो पंजाब है, हमारा जो दिल्ली है, वहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे 88% घरों में बिजली का बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। लेकिन हरियाणा में बिजली तो आती ही नहीं और बिल इतने आते हैं कहने की हद नहीं। इंडस्ट्री हमारी जनरेटर के ऊपर निर्धारित हो चुकी है। घरों में हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत महंगी पड़ती है हमें बिजली। तो अरविंद केजरीवाल जी उस दिन हमें गारंटी भी देके जाएंगे हरियाणा वासियों को। पहली गारंटी होगी हमारी, और हम बिजली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो भी हमारा नेताजी हमें बोलेंगे, हम बूथ लेवल तक जाके उसका प्रचार करेंगे। देश की बात में अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के डिडोरी से है खबर। कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई है। आपको बता दें, कार सवार 2 लोग इस बीच घायल हुए हैं जिला अस्पताल में, जिनको रेफर किया गया है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गाड़ासरई थाना क्षेत्र के मोहतरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। गाड़ासरई थाना क्षेत्र के मोहतरा गांव का यह मामला है। तो डिंडोरी से अहम खबर, कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई है। आपको बता दें, कार सवार 2 लोग इस बीच घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो डिंडोरी से अहम खबर, कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई है। बात अगली खबर की। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ न्यायालय परिसर की बाउंड्री वॉल तेज बारिश के कारण गिर गई, जिससे बाउंड्री वॉल के किनारे खड़ी एक डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल पल्सर उसके नीचे दब गई। सूत्रों के अनुसार यह दीवार 30 वर्ष पुरानी थी और पानी का बहाव न होने के कारण यह दीवार बारिश के कारण गिर गई, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बाउंड्री वॉल के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों से आने जाने वाले लोगों को खतरा बना रहता है और कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रुख अगली खबर का। अधिक क्षेत्रफल में हितग्राहियों द्वारा लगाए गए पौधों से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। पौधा तुहर द्वार योजना के अंतर्गत वन विभाग से हरियाली वाहन को जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा भुवनेश्वर यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस दौरान पूरे जिले में हरियाली वाहन के द्वारा पौधे का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने पौधे का रोपण किया। इस योजना के जरिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें लोग संपर्क कर पौधे मंगा सकते हैं। आज ज़िले में वन विभाग द्वारा पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसमें लगभग कोशिश हम हम लोगों ने प्लान किया, उसमें लगभग 6 लाख पौधे हम लोग वितरित करेंगे और इसमें 5 माध्यमों से पौधों का वितरण किया जा रहा है। QR कोड का स्कैन करके भी हो रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर फ़ोन कर सकते हैं। वेबसाइट के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ऑफिस में भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो पौधा तो द्वार की जो गाड़ी है वो अलग अलग एजेंसीज़ के ऑफिस में जाएगी और स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव वहाँ पर का आयोजन किया जाएगा। पौधा तुहर द्वार अपने छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो आज 5 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। अपने विधायक जी, अपने मेयर साहब, कलेक्टर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष मैम, सब लोग यहाँ पे आए थे, उनके से इनको स्टार्ट किया गया है। इसमें हम लोग इस बार कर रहे हैं कि 5 तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने घर पे पौधा बुला सकता है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किया गया है। QR कोड स्कैन करके जो हमारे व्हीकल में है और सभी इम्पोर्टेंट जो कार्यालय हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे जैसे। और उसके अलावा आप हमारा वेबसाइट है krishnkunjadurg.com, उसमें भी इसका लिंक है, वहाँ पे भी आप इसको मंगा सकते हैं। हमारे कार्यालय आके भी ले सकते हैं। रुख अगली खबर का। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य स्मिता बरुआ पहली बार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंची, जहां उन्होंने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में महिलाओं को संबोधित किया और आने वाले चुनाव को लेकर महिलाओं को चुनावी तैयारी संबंधित टिप्स भी दिए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की भाजपा सरकार कार्य कर रही है, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है और आने वाले समय में भारत और तेजी से विकास करेगा। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिलाओं का सम्मान भी किया।
ये मेरा पहले दुर्ग में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ये मेरा पहला ट्रिप है और जो मेरे एक्सपेक्टेशंस से थे उससे कई गुना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं यही हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है और उनका जोश जो मैंने देखा है यहाँ, उनका जो मैंने क्लोज निट उनका वर्किंग सिस्टम देखा है, उससे हमारा हौसला बढ़ा है। कल देश के प्रधानमंत्री रायपुर आ रहे हैं जी, उसको लेकर के आप कैसे देखती हैं? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, वो तो हर जगह जाएंगे, हर अपने पूरे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वो तो स्वाभाविक है, उसमें हमारी और क्या राय हो सकती है। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां शहर में हो रही लगातार चोरी पर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से 5,20,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने 11 अपराधों का खुलासा किया है। आरोपियों ने चोरी और लूट की वारदात को नकबजनी के द्वारा अंजाम दिया था। आरोपी मार्शल यादव और विकास चौहान को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपने साथी संजय भट्ट के साथ मिलकर शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। विगत माह सिद्धिविनायक कॉलोनी में कुछ चोरियां हुई थी, जिसके बाद से हमारे एसएसपी सर ने ये निर्देश दिए थे कि पूर्व में जो आदतन अपराधी जो कि इस प्रकार के अपराधों में शामिल है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके संबंध में सूचना का संकलन किया जाए, जिस पर से एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में हम सीएसपी कोतवाली के निर्देशन पर सिटी कोतवाली के द्वारा टीम गठित की गई, जिन्होंने पूर्व में जो आदतन आरोपी हैं इस प्रकार के, उन पर कड़ी नजर रखी और उनसे जब पूछताछ किया गया तो ये चीजें सामने आई कि उसमें जो 5 जो ऐसे बदमाश थे वो इस प्रकार की चोरी में शामिल थे और उनके पास से लगभग 5,20,000 की सोनी चांदी के जेवरात और अन्य सामान जो कि चोरी के थे जब्त किए गए हैं। रुख अगली खबर का। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आज भी विकास कोसों दूर है, जहां बरसात के दिनों में नाला उफान पर है होने से जहां स्कूल जाने में बच्चों को खतरा बना रहता है, तो वहीं ग्रामीणों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल सीतापुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला छीरोपारा पेड़ी कला का है। यह 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे पास आउट हुए हैं, तो यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह में स्थित मिडिल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहाँ खतरा यह है कि मिडिल स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ेगा, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है और बच्चों की स्कूल जाने को लेकर काफ़ी बच्चे डरे सहमे हैं। गाँव में छीरोपारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, है ना, अब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं मिडिल स्कूल में, है ना। गांव तो पोड़िए कला है, लेकिन पारा थोड़ा सा अलग है, रास्ता तो सही नहीं है, बीच में नादी है, इसलिए हम घूम के जाने से बच्चे को दिक्कत होगा। 5 किलोमीटर पैदल जाने से छोटा सा बच्चा कहाँ जा पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे एक है मिडिल स्कूल मेन पार्ट में, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। छीरोपारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी मेरी बच्ची, तो उसका टीसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है पंडोपरा मिडिल स्कूल में, क्योंकि वो रहने के लिए तो ग्राम पंचायत पुड़िया कला के स्कूल है, तो वहाँ संकुल स्कूल वहाँ डाल दिए। दिक्कत है सर, वहाँ बड़ा नदी है, मैन पार्ट से होकर गुजरती है घुनघट्टा नदी, तो बच्चे वहाँ नदी पार करने के लिए मुश्किल है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से टीसी मिल जाए, हम नदी पार नहीं करवाना चाहते, बगले के स्कूल में डालना चाहते हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पौड़ी कला के गार्जियन टीसी लेने आए थे, तो उनसे मैंने चर्चा की किस कारण से टीसी लेना चाहते हो, क्या पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, क्या दिक्कतें हैं। तो उनका कहना ये है कि हम बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरण करना चाहते हैं। तो हमने कहा जी जहाँ चाहते हो वहाँ से एक लिखवा के ले आइए कि यदि टीसी लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पद रिक्त है और उनका प्रवेश ले लिया जाएगा, उस शर्त पे टीसी दे दी जाएगी। बात अगली खबर के। बेमेतरा जिला के देवकर में बीते 1 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए के बैंक में धोखाधड़ी की चर्चा शायद सबने सुनी होगी। धोखाधड़ी के शिकार हुए हितग्राहियों के आंसू भी आपने देखे होंगे। हितग्राहियों के साथ ही आम नागरिकों में कितना आक्रोश था यह भी सबने देखा होगा। बावजूद इन सबके पीड़ित हितग्राहियों को आज तक न्याय नहीं मिला है। आखिर क्यों? एक गरीब को न्याय के लिए अपने खून पसीने से मेहनत कर कमाए हुए रुपयों को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इस संबंध में जब दुर्ग बेमेतरा टाइम्स ने भारतीय स्टेट बैंक साजा के ब्रांच मैनेजर अविनाश पटेल से जब बात की
तो उन्होंने घुमावदार जवाब देते हुए कभी जांच प्रक्रिया चलने की बात कही तो कभी जांच अभी शुरू नहीं हुई है या अभी जांच पूरी नहीं हुई है, यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं समोसा बेच के रोजी रोटी चला रहे हूँ, पैसों करके जमा कर रहे हैं 1,56,500 रुपया है, रोजी रोटी चला रहे हैं। अब पैसा मैं बैंक में जमा कर रहे हूँ, पैसों कर पूरा अपन बाल बच्चा पर कुछ शादी बर ब्याह कर हूँ, ऐसे करके तो पैसा ला पूरा जब निकालूँ कि गया तो आए भी ये नहीं बता सर्वर है तो वो नहीं बताते ऐसे करके घुमा कर रख गए और पैसा मोड़ देवे के नहीं करी और अंतिम में मैं पैसा भर गया तो वहाँ बैंक बंद हो गया, वो अपना भाग गई, कहाँ भागी थे पता नहीं। क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि मोर पैसा कैसनो करके मोर देवा देती मंत्री महोदय। बात अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। यह यात्री ट्रेन अंतागढ़ से सुबह 11 बजकर चलकर दोपहर 3:30 पर राजधानी रायपुर पहुंचेगी। दरअसल क्षेत्रवासी इस ट्रेन की लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर से डेमू ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया है, तो वहीं अंतागढ़ से रायपुर जाने वाली डेमू रेल को कांकेर के सांसद ने हरी झंडी दिखाई है। यह डेमू ट्रेन अंतागढ़, केवटी, दल्लीरजहरा, दुर्ग होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेगी। इस दौरान अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग समेत बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के शुभारंभ को देखने पहुंचे। कई लोगों ने ट्रेन का सफर कर आनंद भी उठाया। क्षेत्र के लिए नए ट्रेन का आज शुभारंभ होना, क्षेत्र की जनता कितना खुश है इसकी कोई पैमाना नहीं है, परंतु बड़े हम ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता इस ट्रेन सुविधा से बहुत खुश है और क्षेत्र की जनता की ओर से मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे क्षेत्र के सांसद जी और हमारे दीपक बैज जी सांसद बस्तर और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से हम जनता और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उपलब्धि है आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके हमारे नए ट्रेन की शुरुआत की और हम यहाँ से हमारे क्षेत्रीय विधायक नाग जी और मैं हरी झंडी दिखा करके नए ट्रेन का शुरुआत किए हैं और इस क्षेत्र के बहुत पुराने मांग थे जो आज पूरा हुआ और इस हिसाब से दिनों दिन तरक्की होगी। विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और क्षेत्र में सौगात देते रहेंगे। ऐसा अगली खबर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर से है, जहां कृषि और पुलिस विभाग ने तहसीलदार के नेतृत्व में एक मकान में छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मनीष राठी के मकान के पिछले हिस्से को किराए पर लेकर यह नकली रासायनिक खाद बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान वहां कुछ महिलाएं भी काम करती मिली। छापेमारी के दौरान पाया गया कि नमक में कलर मिलाकर जिंक सल्फेट और 19 सॉल्युबल फर्टिलाइजर बनाया जा रहा था। लगभग 19 कुंटल 21 किलो फर्टिलाइजर को सीज करने की कार्रवाई भी इस दौरान की गई। ये हमको जानकारी मिली थी कि डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 3 में कुछ लोग घर में नकली खाद बना रहे हैं, जिस पर संयुक्त दल राजस्व के तहसीलदार साहब और कृषि विभाग से हम संयुक्त रूप से जाकर एक कार्रवाई किए, जिसमें ये पाया गया कि नमक में कलर मिला करके जिंक सल्फेट और 19 सॉल्युबल फर्टिलाइज़र इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है, जिस पे वो लगभग 19 कुंटल 21 किलो सामान जो फर्टिलाइज़र है उसको जब्त करके वहाँ सीज कार्रवाई की गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर ब्लॉक में स्कूल की छात्र के मौत होने पर भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद दी है। आपको बता दें, कोटी प्राथमिक स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई और 2 छात्र इस दौरान घायल हुए थे। आपको बता दें, खबर लगते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मृतक छात्र के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। वहीं घायल छात्र के परिवारों को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर मध्य प्रदेश के इंद्री से है, जहां गांव शेरगढ़ के पास एक युवक की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव चंद्राओं का रहने वाला जसविंदर अपने गांव के ही एक ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर गांव से शेरगढ़ की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह गांव के समीप पहुंचा तो अचानक ही वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। उसके बाद उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली गुजर गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उछल का गिरे जी। अच्छा, तो ट्रैक्टर ट्राली लोड था जी। किस चीज से? रेत गाड़ी। और ये रिटायर से है? हाँ जी, पिछले टायर से। किस टाइम की घटना है? यही हो गया पौना घंटा जी। लगभग 7:30 बजे। हाँ जी। सूचना मिली सुबह भाई शेरगढ़ के पास ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया और एक लड़के की डेथ हो गया। हम मौके सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हैं तो ट्रैक्टर वाला मौके पर नहीं है और लड़के की डेड बॉडी यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे बयान के आधार पर जो भी कार्रवाई हो रही है कार्रवाई की जाए। देश के बाद में अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां थाना पुलिस ने वैन होंग मेमोरियल के विपासना केंद्र इलाके में कार्रवाई कर फर्जी वीजा, पासपोर्ट व आधार कार्ड के साथ एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। रूसी नागरिक के पास से फर्जी आधार कार्ड, अवैध वीजा व पासपोर्ट का छाया प्रति बरामद हुई है। पुलिस विदेशी अधिनियम व 420 की सुसंगत धारा लागू कर विदेशी नागरिक पर केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि महाविहार के प्रोफेसर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। यह 90 दिन के टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया से भारत के कोच्चिन आया था। बता दें कि रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर उन पर सुसंगत धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। लिखित मैंने जो है एसपी ऑफिस जो विदेशी शाखा है वहाँ मैंने दी कि इनके पास ये रूसी नागरिक है और मुझे उसमें संदेह यह हुआ कि उनके वीज़ा जो है वो 21 को 24 किया हुआ कुछ इस तरह का लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसकी सूचना मुझे जो है पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये इवेंट की 2 साल से यहाँ पर बिना वीज़ा के भारत में रह रहे हैं। सर, लॉकडाउन में फंसने की बात कही जा रही है। हाँ, लॉकडाउन से पहले ही उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, लेकिन लॉकडाउन जो कोरोना का जो लगा था तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई थी। उस छूट के बाद भी जो है उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन नहीं किया था। तो यहाँ बाबा बन के सब जगह घूम रहे थे। हाँ, वो जैसा कि वो बता रहे थे कि कलकत्ता में स्थित इस्कॉन मंदिर है, वो वहाँ रह रहे थे और उन्होंने वीज़ा और कुछ सामान वहाँ रख रखा था और इसी तरह से वो घूम रहे थे बिना वीज़ा का। क्या नाम है सर? किनका? आपका? मेरा नाम दीपंकर लम्हा। देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां एनसीपी पार्टी में फूट पड़ गई है और पवार के बीच खींचतान चल रही है। बता दें कि ज्यादातर विधायकों ने अजीत पवार के गुट की राह पकड़ ली है, लेकिन शरद पवार के वफादार कार्यकर्ताओं ने हाथ में शरद पवार की फोटो लेकर पुणे जिले के इंदापुर में शरद पवार और सुप्रिया सुले के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि शरद पवार हमारे प्रतीक हैं, हमारा आश्वस्त करने वाला चेहरा है शरद पवार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अरे देश का नेता कैसा हो
नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा विजय करो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय करो, अरे देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार जो सुब्रत सुळे हो, पवार साहेब जैसा हो, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय करो, अरे देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, विजय करो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय करो, अरे देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार जो सुब्रत सुळे हो, पवार साहेब जैसा हो, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय करो, अरे देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, पवार साहेब जैसा हो, विजय करो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विजय करो। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक खबर है, मोदी सरनेम मामले में आया है अहम फैसला। आपको बता दें, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से भड़के हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार। आपको बता दें, मोदी सरनेम मामले में यह अहम फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस भड़क गई है। राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया है। पार्टी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला। तो लखनऊ से अहम खबर, मोदी सरनेम मामले में अहम फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से भड़के हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट का यह अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार। मोदी सरनेम मामले में यह अहम फैसला आया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस भड़क गई है। तो राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। आपको विदित है कि इससे पहले हाई कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई थी, जिसके खिलाफ अपील की गई थी राहुल गांधी के पक्ष के द्वारा। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर अडिग है। राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट का यह अहम फैसला आया है। हाई कोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार। तो लखनऊ से अहम खबर। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं क्या, कब, कैसे हुआ, क्या है मोदी सरनेम का मामला। कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी है, ये बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था। गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर ये मामला दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट से राहुल को 2 साल की सजा हुई थी, तो इसी के लिए सांसदी गई थी। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। तो लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। तो अब आगे क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। तो राहुल गांधी मानहानि के 4 और मुकदमे हैं। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में मामला दर्ज कराया गया था। 16वीं सदी के असम के वैष्णो मठ बरपेटा 17 से जुड़ा था राहुल गांधी का बयान। मामला अभी कोर्ट में है।
तो मोदी चोर हैं बयान पर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में केस दर्ज किया गया था। तो मानहानि के 4 और मुकदमे राहुल गांधी पर हैं। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है। तो राहुल गांधी की मानहानि के इसके अतिरिक्त 4 और मुकदमे हैं। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में बयान दिया था, कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। तो इसी पर इनको 2 साल की सजा हुई है। गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। इसी पर सांसदी गई थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। अब खबर अगली बरेली से है। अलायंस बिल्डर्स के निदेशकों की संपत्ति होगी कुर्क। आपको बता दें, मुनादी कराकर घरों पर किए गए हैं नोटिस चस्पा। निदेशकों पर हो चुकी है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। अब तक 135 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब तक 135 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। बरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अलायंस बिल्डर्स के निदेशकों की संपत्ति कुर्क होगी। मुनादी कराकर घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। आपको बता दें, निदेशकों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और इससे पहले 135 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। तो बरेली से अहम खबर, अलायंस बिल्डर्स के निदेशकों की संपत्ति कुर्क होगी। मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किए गए हैं और इससे पहले 135 करोड़ की कुर्की हो चुकी है। निदेशकों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बरेली से अहम खबर, अलायंस बिल्डर्स के निदेशकों की संपत्ति कुर्क होगी। मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। इससे पहले 135 करोड़ की कुर्की हो चुकी है। साथ ही निदेशकों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। देश की बात में अगली खबर गोंडा से है। बड़गांव पोस्ट ऑफिस पर सीबीआई का छापा पड़ा है। लगातार शिकायतों पर लखनऊ सीबीआई का एक्शन हुआ है। आपको बता दें, हेड पोस्टमास्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। केवाईसी मैच्योरिटी के नाम पर मांगे थे 12,000 रुपए की रिश्वत। तो सीबीआई की छापेमारी हुई है। केवाईसी मैच्योरिटी के नाम पर हेड पोस्टमास्टर ने 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बड़गांव पोस्ट ऑफिस का यह मामला है जहां पर सीबीआई का छापा पड़ा है। लगातार शिकायतों पर लखनऊ सीबीआई का यह एक्शन हुआ है। हेड पोस्टमास्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें, केवाईसी मैच्योरिटी के नाम पर मांगे थे 12,000 की रिश्वत। बड़गांव पोस्ट ऑफिस का ये मामला है जहां पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। गोंडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार शिकायतों पर लखनऊ सीबीआई का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। हेड पोस्टमास्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें, केवाईसी मैच्योरिटी के नाम पर मांगे थे 12,000 रुपए। सर कुछ तो बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं भैया? सर एजेंसी तो बता दें जी। सीबीआई अगली खबर लखनऊ से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर गिरफ्तार किया गया है।
यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गुजरात एटीएस के इनपुट पर बुलाया था लखनऊ। तो यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित संदिग्ध आतंकी जिसको गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर यूपी एटीएस के रडार पर आया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर का रहने वाला है मोहम्मद तारिक अतहर। तो एटीएस रिमांड के लिए अब कोर्ट का रुख करेगी। लखनऊ से अहम खबर, संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस के रडार पर आया है यह आतंकी। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस के इनपुट पर बुलाया था लखनऊ। आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित है ये संदिग्ध आतंकी। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस के रडार पर आया है यह आतंकी। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गोरखपुर का रहने वाला है मोहम्मद तारिक अतहर। एटीएस रिमांड के लिए अब कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें, आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित है मोहम्मद तारिक अतहर जिसको गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है। तो यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गुजरात एटीएस के इनपुट पर लखनऊ बुलाया गया था। आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित है ये संदिग्ध आतंकी। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद तारिक अतहर जिसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया है। गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये संदिग्ध आतंकी। तो यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है संदिग्ध आतंकी को। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।